अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये सारे क्वेश्चंस जैक की तरफ से बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर आप लोग बैठ जाइए क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 100 क्वेश्चंस प्लस जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, मेरे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 4-5 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो जैक की तरफ से बार बार पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पे जो हल का जो साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, जगह आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का एविडेंस कहां से मिला है। तो आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कालीबंगा से जोते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, हल का तो प्रूफ मिला ही मिला है, इसके साथ जूते हुए खेत का अगर क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से कहां से मिला है, तो आप लोग इसको भी टिक कीजिएगा, कालीबंगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कालीबंगा है कहां, तो आप लोग लिखिएगा राजस्थान। कालीबंगा कहां है दोस्तों? राजस्थान में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा काली रंग की चूड़ियां। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को 2-3 क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि ये जो कालीबंगा है ये कहां है, आप लोग लिख लीजिए राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में कहां है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है, और कालीबंगा से जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कालीबंगा का मीनिंग होता है काली रंग की चूड़ियां। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या गया है, महावीर का जन्म हुआ था तो ये कहां हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महावीर का जो जन्म है वो कब हुआ था, कहां हुआ था। ठीक है, पूरा डिटेल में जो है महावीर के बारे में क्वेश्चंस आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो महावीर का जन्म हुआ था कहां पे? वैशाली में। कहां हुआ था दोस्तों? वैशाली में। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में वैशाली की जगह कुंडग्राम दिया जाता है। ठीक है, तो कुंडग्राम वैशाली में ही है। ठीक है, तो आप लोगों को महावीर से रिलेटेड, महावीर स्वामी से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इसका मतलब क्या है? जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर होते हैं दोस्तों? 24। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है? 24 को तीर्थंकर है। ठीक है, सबसे पहला कौन है दोस्तों? ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है? 24। ठीक है, और 24वां और अंतिमवां तीर्थंकर ही है महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540। कब दोस्तों? 540 में। ठीक है, 540 में। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जगह का नाम दोस्तों याद रखिएगा, कुंडग्राम, जो कहां है दोस्तों? वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो वैशाली और कुंडग्राम ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, क्या नाम था? त्रिशला, जो राजा चेटक की बहन थी, और पत्नी का नाम था यशोदा। पॉइंट सब नोट कीजिएगा। ठीक है, पत्नी का नाम था यशोदा। एकमात्र पुत्री का नाम दोस्तों याद रखिएगा, अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, ये जो महावीर स्वामी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जो है वो गृह त्याग किया था, यानी घर छोड़ दिया था, तो याद रखिएगा 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? ये जो महावीर स्वामी है 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, याद रखिएगा इनका बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, और सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी गृह त्याग कब किया था, तो गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में,
ठीक है, यानी सन्यासी जीवन को स्वीकारा था अपने 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, उसके बाद स्वीकारा और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। ठीक है, याद रखिएगा कितने वर्ष तक कठिन तपस्या किया था? 12 वर्षों की कठिन तपस्या किया था। कहां? जिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जो है कहां तपस्या किए थे? 12 वर्ष तक तपस्या किए थे रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कौन सा पेड़ दोस्तों? याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी जो है वो तपस्या किए थे। ठीक है, और उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैवल्य कहा जाता है। याद रखिएगा जैन धर्म में संपूर्ण जो ज्ञान को वो कहा जाता है कैवल्य। याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है कब इनका देहांत हुआ था? याद रखिएगा 72 वर्ष की उम्र में। कब? 72, 72 ईयर्स में जो है इनका देहांत हुआ था, यानी 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु या फिर निर्वाण। ठीक है, 468 में। कब? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। यह क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इनका जो मृत्यु है यानी निर्वाण कहां हुआ था? तो बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। आशा करते हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर इतिहास पढ़ाइए, इतिहास पढ़ाइए, तो ले आए हैं आप लोगों के लिए इतिहास। ठीक है, आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस कितने बच्चे चाहते हैं इकोनॉमिक्स का वीडियो, पॉलिटिकल साइंस का कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग का ज्यादा कमेंट जिस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी मैं आप लोगों से वादा करता हूं नेक्स्ट जो है पढ़ाई उसी सब्जेक्ट का शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आप सही पता है महाभारत जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक दोस्तों? 18 दिन तक। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? आप सही पता है कि महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास जी ने किया था। किन्होंने किया था महाभारत की रचना? वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में। ठीक है, और आप सही पता है ये जो महाभारत का युद्ध जो है जो 18 दिन तक चला था वो कहां हुआ था? वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक। कहां चला था? कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। और किनके बीच में चला था? तो आप लोग लिखिएगा कौरव और पांडवों के बीच। किनके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। 18 दिन तक चला था। और ये जो महाभारत है ये कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। और ये जो महाभारत ग्रंथ जो है ये किन्होंने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4 कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये मेगास्थनीज जो है ये एक राइटर है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, एक बुक लिखा है। वो बुक कौन सा है? ठीक है, तो आप सही पता है मेगास्थनीज जो है मौर्य साम्राज्य में आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो मेगास्थनीज जो है वो लिखा था इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, याद रखिएगा इंडिका नामक पुस्तक। अगर आप इंडिका पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज इनमें से किस राजा के दरबार में आया था? तो आप लोग टिक कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और ये मेगास्थनीज कौन था? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति। याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या था? इंडिका नामक इंडिका था। और इंडिका में किनके बारे में जानकारी मिलेगी? आपको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलेगी, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश के संस्थापक भी है और मौर्य वंश का प्रथम सम्राट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, खासकर 2015 में भी जैक की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था। ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये कहां स्थित था? तो याद रखिएगा दोस्तों नाम से आपको लगेगा कि भारत होगा। ठीक है, ये भारत नहीं, उस टाइम मानते हैं भारत था। ठीक है, लेकिन अब जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय जहां था ये पाकिस्तान के हिस्से में आती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान में। ठीक है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर, किनके नाम पर? अपने पुत्र तक्ष के नाम पर रखा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? देख सकते हैं कि अल बिरूनी
किसके साथ भारत आया था? ये जो अल बिरूनी है ये किसके साथ भारत आया था दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति यानी किताब, इस किताब का नाम है किताब उल हिंद। याद रखिएगा ये जो अल बिरूनी है ये एक फेमस बुक लिखा है, उस बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में बोले तो भारत की खोज के नाम से जानते हैं। आज भी इतिहासकारों के लिए जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बिरूनी है। ठीक है, किताब उल हिंद को और किन किन नामों में जाना जाता है? तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी है। ठीक है, अल बिरूनी किनके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? आप लोग देख सकते हैं कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ठीक है, आप लोगों को पढ़ाएंगे दोस्तों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पढ़ाना है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग बशर्ते इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा लाइक्स देखने को मिलेगा दोस्तों मुझे लग जाएगा कि इतिहास के बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों को भी इतिहास का डिमांड है, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये है पहला वीडियो इतिहास का, भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रामानंद। याद रखिएगा। ठीक है, रामानंद आप सही पता है ना, कबीर जी के गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है, हिंदी में आप लोग हिंदी इलेक्टिव जिनका आपको पता ही है। ठीक है, कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? वो था रामानंद। ठीक है, इनके और भी बहुत सारे प्रमुख शिष्य थे, हर कास्ट के शिष्य थे, हर धर्म के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के मान लीजिए एक नाम था रेदास। क्या नाम था दोस्तों? रेदास। ठीक है, रेदास जो हरिजन थे, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो कबीर जो जुल्हा थे। ठीक है, और एक का नाम था धन्ना जो जाट थे, एक का नाम था सेना जो नाई थे, और एक का नाम था पीपा जो राजदूत थे, और एक नाम था सदना जो कसाई थे, और दो स्त्रियां भी इनके शिष्य थे, एक का नाम था पद्मावती और दूसरा का नाम सुरसरी। ठीक है, तो याद रखिएगा रामानंद इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक टू बैक ये क्वेश्चन जैक की तरफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, याद रखिएगा जिले को किस नाम से जाना जाता है, गांव को किस नाम से जाना जाता है, गांव का समूह को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिला को सरकार नाम से जाना जाता है। ठीक है, और परगना गांव के समूह को कहा जाता है और ग्राम को गांव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जिला यहां पर पूछा गया, तो जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है मुगल प्रशासन में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार जैक की तरफ से यह पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर, ठीक है, ये जजिया टैक्स जो है हटाया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? ये जजिया कर है क्या? एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, वो भी डिटेल के साथ, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं डायरेक्ट नहीं बताता हूं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूं, और जो क्वेश्चन इसके साथ बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ये याद रखिएगा अकबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कभी कभी पूछा जाता है कि अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर कब हटाया था, तो आप लोग लिखिएगा 1564, 1564। याद रखिएगा 1564। ठीक है, इस 1564 में जो है अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। सर जजिया कर है क्या? तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो जजिया टैक्स है ये क्या है। ये जजिया कर जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जजिया कर किससे लिया जाता है, तो जिम्मियों से लिया जाता है। ठीक है, तो ये जिम्मी होता क्या है? ये जिम्मी होता है गैर मुसलमान लोगों से। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुगल वंश का शासन था, तो मुगल वंश जो है वो क्या करते थे? गैर मुसलमानों से जो है वो टैक्स लेते थे, और गैर मुसलमान उस टाइम कौन होते थे? हिंदुओं। ठीक है, तो हिंदुओं से जो है टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इस टैक्स का नाम था जजिया कर। ठीक है, इसी टाइम जो है अकबर आया मुगल वंश में, और इन्होंने क्या किया? हिंदुओं पर से जजिया टैक्स को जो है हटा दिया। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां से और क्वेश्चन आते हैं कि अकबर ने
दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। कब की थी? 1582 में। याद रखिएगा 1582 में जो है अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी। उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। याद रखिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता तंबाकू। क्या? तंबाकू। तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम जो मुगल सम्राट था वो भी अकबर था। याद रखिएगा, क्या था? अकबर जो है सबसे पहले तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम मुगल सम्राट था। और जो जहांगीर है वो तंबाकू पर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि तंबाकू का जो है सेवन सबसे पहले कौन मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर। ठीक है, और ये जहांगीर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जहांगीर क्या किया था? ये किया था तंबाकू पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया? ठीक है, ये जो विजयनगर जो है ये हिंदू शासक था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में हिंदुओं का जो है शासन था, तो उस टाइम जो है मुसलमानों को सेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था? तो देवराय द्वितीय। याद रखिएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, देवराय द्वितीय। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार देवराय जो द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। ठीक है, और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो देवराय द्वितीय था। याद रखिएगा, कौन था? देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। क्वेश्चन आता है ये जो फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक है ये किनके शासनकाल में विजयनगर में आया था? देवराय द्वितीय के। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन जो है वो किसने दिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत को जो है वर्णन किया था। यह पुस्तक 1901 में, कब? 1901 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया था, इंग्लिश में यह पुस्तक आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि 1857, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? ठीक है, तो लखनऊ से किसने किया था दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो याद रखिएगा लखनऊ से जो किया था वो किया था बेगम हजरत महल। याद रखिएगा बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व की थी? आप सही पता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जो है इस विद्रोह का नेतृत्व की थी। और कानपुर से, याद रखिएगा कानपुर से नाना साहब किए थे। कौन किए थे? कानपुर से नाना साहब किए थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह किए थे। कुंवर सिंह कहां से किए थे? जगदीशपुर से कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर किए थे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगी कि किन्होंने कहां से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से याद रखिएगा बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 1857 की क्रांति है ये कब और कहां से शुरू हुई थी? तो आप लोग लिखिएगा 10 मई। कब? 10 मई का डेट याद रखिएगा। 10 मई 1857 को जो है मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहां से? मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 का। ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और खिलता हुआ कमल। याद रखिएगा 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? रोटी और खिलता हुआ कमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसको भी मैं डिटेल से समझाने वाला हूं, एक एक पॉइंट को जो आप नोट कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, क्योंकि मैं 30 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों से प्रॉमिस किया हूं कि 100+ क्वेश्चन आप लोग का करवा दूंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन थे? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर है वो कौन थे? तो आप सही पता है A.O. ह्यूम। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। A.O. ह्यूम जो है वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये स्थापना जो है कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। कब, 1885 को जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इनके संस्थापक फाउंडर कौन है, ए.ओ. ह्यूम है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो आप लोग लिखिएगा एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप लोग टिक कीजिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉलेट कानून, ठीक है, या एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ये पारित हुआ था, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है 1919 को। कब, 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जो रॉलेट एक्ट है इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार होता क्या था, किसी भी व्यक्ति को अगर डाउट हुआ या संदेह हुआ, यानी शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार जो है, अरेस्ट जो है वो किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, तुरंत गिरफ्तार किया जाता था बस शक के नाम पर। ठीक है, इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी कानून की वजह से एक बहुत बड़ा जो है हड़ताल हुआ। याद रखिएगा, गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया था। ठीक है, और इसी रॉलेट एक्ट के वजह से जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट ने 13 अप्रैल 1919 को, कब, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है करवा दिया था। और किसने किया था दोस्तों, जनरल डायर ने। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वो वापस लौटा दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो सर की उपाधि को वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो ये काला कानून की वजह से देश में बहुत बड़ा जो है घटना घट गया था, एक हत्याकांड हो गया था जिसका नाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को। किनके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन 15 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। आ गया ना क्वेश्चन कि प्रथम महिला अध्यक्षा। ठीक है, तो वो कौन थी, वो थी, आप सही पता है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, क्या जोड़ देगा दोस्तों यहां पर, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, तब आप लोग टिक कीजिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे खाली प्रथम महिला पूछे तब आप लोग एनी बेसेंट टिक कीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तब लोग टिक कीजिएगा सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो आप लोग टिक कीजिए एनी बेसेंट। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आप लोग यहां देख सकते हैं, ये है मेरा प्रोफाइल पिक, मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, जो भी आप लोग इंस्टा चलाते हैं इस नाम को सर्च कीजिएगा अनिमेश सर, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप बेझिझक वहां भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, ठीक है, ट्विन कैपिटल जो है वो कौन सी है, तो आप सही पता है ट्विन कैपिटल जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। किन्होंने बताया है, पिग्गट ने। किन्होंने, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहां हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था और कब हुआ था ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था। तो यहां पे जो ऑप्शन से पता चलता है, यहां पूछा गया कहां हुआ था, तो
तो आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। कहां? लुम्बिनी में, ठीक है। बोध गया टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ये जो लुम्बिनी नामक जगह है ये कहां है? नेपाल में है। कहां दोस्तों? नेपाल में है। ये क्वेश्चन आप लोग जान के जाइएगा, ठीक है। ये जो लुम्बिनी नामक जो स्थान है ये नेपाल में है, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 563 में, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 563 में गौतम बुद्ध का जो है जन्म कपिलवस्तु, याद रखिएगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो या तो लुम्बिनी ऑप्शन में टिक कीजिएगा, अगर लुम्बिनी ना रहे तो आप लोग कपिलवस्तु टिक कीजिएगा, अगर ना रहे तो आप लोग नेपाल टिक कीजिएगा। 3 जगह का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो कपिलवस्तु में ही लुम्बिनी है, और लुम्बिनी कहां है दोस्तों? ये है नेपाल देश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 में अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ठीक है, आप सही पता है, जिनका भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उन्होंने, वो जो बच्चे एडम स्मिथ टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है, वो थे इकोनॉमिक्स के जो है जनक कहा जाता है, ठीक है, किन्हें? एडम स्मिथ को। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है ये एक बुक का नाम है, ये एक किताब का नाम है, ठीक है। ये जो बुक है ये किन्होंने लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाणक्य जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी, ठीक है। और ये जो चाणक्य है इनका और 2 नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रिक बताते हैं, ठीक है, मजेदार ट्रिक, ठीक है। आप लोग एक क्रीम का नाम सुने हैं, विको क्रीम। कौन सा क्रीम? विको टर्मरिक क्रीम, ठीक है। तो विको क्रीम लगाता था चाणक्य। क्या लगाता था? विको क्रीम, ठीक है। तो चाणक्य का 2 नाम इस क्रीम से आप याद कर लीजिएगा। वी से विष्णुगुप्त और को से कौटिल्य। क्या? वी से विष्णुगुप्त और को से कौटिल्य। तो चाणक्य का और 2 नाम क्या क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। याद रखिएगा, चाणक्य का और 2 नाम क्या था? विष्णुगुप्त था और एक कौटिल्य था, ठीक है। और इन्होंने जो है एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में किनके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और आप सही पता है, ये जो चाणक्य है ये जो है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। याद रखिएगा, उनके दरबार में ये प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, यहां पर जो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कालिदास, ठीक है, इनसे भी रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, मेघदूतम, ठीक है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखिएगा, कालिदास जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? मेघदूतम, ठीक है। और इन्हें भारत का शेक्सपियर, ठीक है, कहा जाता है। और एक ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं बाणभट्ट, ठीक है। ये बाणभट्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा है हर्षचरित, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। तो बाणभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है? हर्षचरित, ठीक है। कालिदास ने कौन सा पुस्तक लिखा है? याद रखिएगा, मेघदूतम, ठीक है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर मेंशन इन मनुस्मृति। तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपसे मनुस्मृति पूछे या महाभारत पूछे या फिर भीष्म पितामह पूछे तो याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का विवाह का? 8 प्रकार का, जिसमें 4 विवाह उत्तम है और 4 विवाह जो है वो नीचे वाला है, ठीक है। ऊपर का 4 विवाह ठीक ठाक है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो निंदनीय है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 प्रकार के मैरिज का जो है उल्लेख किया गया मनुस्मृति में, ठीक है, या महाभारत में या फिर भीष्म पितामह के द्वारा। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? 8। भीष्म पितामह के द्वारा कितने विवाह का उल्लेख किया गया? 8, ठीक है। और महाभारत में अगर पूछा जाए कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है तो 8। तीनों का आंसर हो जाएगा 8 प्रकार का विवाह, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ठीक है, बताइए ये जो फाहियान है ये किनके शासन काल में भारत आया था? तो आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। सारे का सारा जो ऑप्शन है वो गलत आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा फाहियान जो है ये एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। किनके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रम आदित्य के शासन काल में आया था। यहां पर एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, याद रखिएगा। ये जो फाहियान है ये एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय किन्हें कहा जाता है दोस्तों? विक्रम आदित्य को जो है
कहा जाता है। ठीक है, उनके शासनकाल में आया था। तो यहां आंसर एक भी नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या है क्वेश्चन 21 में कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का, दो सहोदर भाई। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, हरिहर और बुक्का जो है दोनों सहोदर भाई थे। ठीक है, जिन्होंने 1336 में 1336 में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मीनिंग क्या होता है, विजय का शहर यानी जीत का शहर। ठीक है, क्या विजयनगर का जो मीनिंग क्या होता है, विजय का शहर यानी जीत का शहर। ये जो साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में की थी। ठीक है, और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस जो है राजवंश का नाम रखा था, संगम राजवंश। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो कहां थी, वो थी हम्पी में। कहां, हम्पी में। ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी, तुंगभद्रा नदी। इसका जो राजभाषा था वो क्या था दोस्तों, तेलुगु। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का जो राज्य भाषा था वहां कौन सी भाषा बोली जाती थी, तेलुगु भाषा। कौन सा भाषा, तेलुगु भाषा। ठीक है, विजयनगर का अगर सबसे महानतम शासक पूछे, सबसे प्रसिद्ध शासक पूछे तो याद रखिएगा उनका नाम था कृष्णदेवराय। क्या नाम था दोस्तों, कृष्णदेवराय जो है वो विजयनगर के सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। ये बीजक जो है ये फेमस बुक है, फेमस ग्रंथ है। इस बुक में किनका उपदेश दिया गया, किनका टीचिंग्स कलेक्शन है इसमें। ठीक है, इस बुक में किनका जो है कलेक्शन बताया गया, उपदेश जो है दिया गया है। तो याद रखिए बीजक जो है कबीर दास का यानी कबीर का जो है इंपॉर्टेंट बुक है, ग्रंथ है, जिनमें आपको कबीर के उपदेश मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जजिया किससे लिया जाता था, मैंने बार बार आप लोगों से बताया था ना, जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था मुगल वंश में, जिसे अकबर ने हटाया था। मैंने बताया ना इससे पहले क्वेश्चन में, इसीलिए बोलते हैं ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और गैर मुसलमान को क्या कहा जाता है दोस्तों, जिम्मी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल गया, जिम्मियों से जो है जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, जजिया कर एक प्रकार का टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी हिंदुओं से लिया जाता था, जिसे किसने हटाया था दोस्तों, अकबर ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ये आइन ए अकबरी एक ग्रंथ है। ठीक है, ये भी एक बुक है, ये कितने भागों में डिवाइड है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये 5 भागों में, कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों, आइन ए अकबरी जो है 5 भागों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अकबरनामा के 3 भाग है, याद रखिएगा अकबरनामा के 3 भाग है, जिसमें से तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है। ठीक है, अकबरनामा के 3 भाग है, जिसमें से तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहते हैं। यानी आइन ए अकबरी पूछे या फिर अकबरनामा पूछे, ये दोनों के राइटर कौन है दोस्तों, अबुल फजल। याद रखिएगा अबुल फजल, क्या, अबुल फजल। ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है या फिर आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो ये कौन है दोस्तों, अबुल फजल। ठीक है, यानी आपसे अकबरनामा पूछे या फिर आइन ए अकबरी पूछे, दोनों का लेखक अबुल फजल थे। ठीक है, चलिए, और दोनों बुक में आपको पढ़े जो है किनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलेगी, अकबर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, आप सभी पता है ना, प्रथम मुगल शासक कौन था, प्रथम जो मुगल शासक कौन था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि भारत का जो है प्रथम मुगल शासक कौन था, ये आप लोग कमेंट बताइए। मैं अंतिम वाला बता देता हूं। ठीक है, अंतिम जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है, बहादुर शाह जफर जो है वो था भारत का अंतिम मुगल शासक। ठीक है, जो दिल्ली से 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था। मैंने बताया था ना, दिल्ली से जो है किन्होंने किया था 1857 का क्रांति का नेतृत्व, वो था बहादुर शाह जफर। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बताइएगा कि मुगल वंश के संस्थापक का नाम क्या है। ठीक है, और मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध जो है सम्राट का नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी,
भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1853 में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कहां देखने को मिला? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां उमेश लिखा गया है, आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, पुरुष में। और महिला में कौन थी? आप सही पता है, एनी बेसेंट। भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, मैंने बताया था ना। ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश कोर सब्जेक्ट रखा है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 5, जिनका नाम है इंडिगो। क्या नाम है? इंडिगो। चैप्टर में इनके बारे में डिटेल दिया गया। ठीक है, ठीक है, कौन कौन चाहते हैं ये चैप्टर का डिटेल वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चैप्टर 5 जो है इंग्लिश कोर जिनका है, इंग्लिश कोर वाले बच्चे, चैप्टर 5 इंग्लिश के इंडिगो चैप्टर में आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो आप सही पता है, बिहार राज्य में एक नाम है चंपारण जिला। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, 1917 में। कब? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। याद रखिएगा, ये जो चंपारण एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया जाने वाला यह पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के एक नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया था, साथ दिया। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश कोर में डिटेल में। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत जो है, भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता यानी जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर B.R. अंबेडकर को। किन्हें कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता पूछे या फिर जनक पूछे तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें इस सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बताइए संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, कितना समय लगा था संविधान बनने में? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था ये भी आप लोग बताइए। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा। किन्हें लौह पुरुष के नाम से यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। अगर इतिहास का ये जो वीडियो में अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, ठीक है, तो इसी तरह मेहनत जारी रहेगी। एक से एक हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन मत कीजिए, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, झारखंड के कोने कोने तक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह लगातार जो है मैं वीडियोस आप लोग बीच में प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।